और एसी का आउटडोर यूनिट है, ये 4 टन का है। यहाँ पर जिसका बता रहा है, यहाँ पर ये इसका मॉडल नंबर है। ये 4 टन का आउटडोर यूनिट है। और जो है इसका यहाँ पर ये इसका सीरियल नंबर है। और इसका जो है यहाँ पर रेटेड कैपेसिटी जो बता रहा है, यहाँ पर इसका वो रेटेड फेस पावर सप्लाई जो है बता रहा है। वोल्ट फेज यहाँ पर 380 से 415 वोल्ट इसके में आएगा। 3 फेस 1 न्यूट्रल इसके में आता है। और यहाँ पर जो इसका जो बता रहा है, यहाँ पर इंडोर का कूलिंग कैपेसिटी भी यहाँ बता रहा है। ये 4 टन का इंडोर यूनिट है। इसके में जो गैस जो सर्कुलेशन होगा वो R410 गैस इसके में सर्कुलेशन होगा। और इसका जो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट इसके में दिया गया है। इसके में जो है रेफ्रिजरेट इसके में कितना लगेगा, वो 2.15 kg यानी कि 2 kg से इसके में जो है कुछ ज़्यादा गैस इसके में लगता है। ये इस आउटडोर इंडोर यूनिट में अगर लेंथ अगर ज़्यादा रहेगा तो उसके में जो है वो ज़्यादा ही लगेगा। अगर लेंथ कम रहेगा इसके अनुसार, आउटडोर इंडोर के अनुसार, तो जो है उसमें गैस जो है इतना ही लगेगा, वो ज़्यादा नहीं लगता है। और वही जो है यहाँ जो है ये जो है यहाँ पर इसका वायरिंग डायग्राम बता रहे हैं हम। तो वायरिंग डायग्राम के लिए बता रहे हैं हम यहाँ से, ये वाला वायर जो है मेरा, ये इंडोर यूनिट के लिए ये वायर गया है। इसके में जो है ये रहा वायर, ये वायर जो है यहाँ पर 2 इसके में जो है 1 फेस 1 न्यूट्रल जाता है। एक जो है अर्थ वायर यहाँ से जो है इंडोर यूनिट में जाता है। और इंडोर यूनिट से जो है वो सीपी कमांड फिर वापस आता है, यहाँ से आता है। फिर जो है ये 3 फेस का यहाँ पर जो है ग्लैंड है, ग्लैंड से जो है ये टाइट कर दिया गया वायर को, ताकि जो है वायर हिले ना। इसको जो है फिर यहाँ जो है 3 फेस न्यूट्रल जो है ये मेन पावर सप्लाई यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिकल पैनल से। आने के बाद जो है RYBN न्यूट्रल जो है यहाँ से उठा करके यहाँ पर भी दिया जाता है। यही RYBN सॉरी इस कॉन्टैक्टर के ऊपर में जो है वो न्यूट्रल नहीं दिया जाता है, सिर्फ फेज ही पावर सप्लाई दिया जाता है। RYB दिया जाता है। तो वही जो है RYB इसके में पावर सप्लाई आ गया। वही RYB जो है इस फिर यहाँ से उठा करके जो है ये यहाँ पर जो है यहाँ पर दे दिया गया है इसका RYB। ये इस यहाँ पर ये RYB जो है पावर सप्लाई यहाँ पर दे दिया जाता है। ये 3 फेज स्कैनर PCB है। 3 फेज को भी स्कैन करता है कि 3 फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। और न्यूट्रल को भी स्कैन करने के बाद जो है तभी जो है यहाँ से इंडोर यूनिट से जो कमांड आने के बाद जो है तभी यहाँ से जो है ये जो है आउटडोर यूनिट को ऑन करता है, नहीं तो ये ऑन नहीं करता है, कुछ एरर दे देता है। तो उसके बाद जो है यहाँ से यही सब इसका जो है फ्यूज सब लगा गया है। उसके बाद जो है यहाँ से इसका हम वायरिंग डायग्राम आ जाते हैं। तो ये इसका रहा वायरिंग डायग्राम। ये है यहाँ से RYB 3 फेस 1 न्यूट्रल जो है यहाँ से इसके स्कैनर PCB में आ जाता है। और 3 फेस जो है इस कॉन्टैक्टर के ऊपर में आ जाता है। 1 फेस को जो है यहाँ से R फेस को लूपिंग करके यहाँ से क्रैंकेज हीटर में भी फेस सप्लाई दे जाता है। जब ये NONC पे ये काम करता है, जब ये ऑन होता है तो ये क्रैंकेज हीटर ऑफ हो जाता है। जब ये ऑफ होता है कॉन्टैक्टर तो क्रैंकेज हीटर जो है वो ऑन हो जाता है। तभी जो है ऑयल को जो है वो ठंडा नहीं होता है। ऑयल जो है हमेशा इसका गर्म ही रहता है। ऐसे जो है ऑयल इसका अगर ठंडा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आ जाता है। और इसी का जो है यहाँ पर ये CH का जो है क्रैंकेज हीटर, यहीं पर जो है इसका फुल शॉर्ट में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है CH क्रैंकेज हीटर HPLP स्विच। तो उसी का जो है HPLP स्विच क्या है तो वही यहाँ पर बताया गया है। HP यानी कि हाई प्रेशर स्विच, LP लो प्रेशर स्विच, DT में डिस्चार्ज टेम्परेचर। तो वही जो है यहाँ पर सारा चीज़ का बताया गया है, कौन से कहाँ से किसका कनेक्शन है। तो वही चीज़ है जो है यहाँ पर जो है इसका वायरिंग डायग्राम जो है पूरा यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। RYB 3 फेस 1 न्यूट्रल जो है ये स्कैनर PCB में आता है। स्कैनर PCB में न्यूट्रल और 3 फेस इसके में आता है यहाँ पर। और फिर जो है 3 फेस इसके में आता है। इसके में न्यूट्रल नहीं आता है कॉन्टैक्टर के ऊपर में, यहाँ पर आकर के जो है ये रुका हुआ रहता है। जब जो है इंडोर यूनिट से अगर CP कमांड है मेरा, ये इंडोर यूनिट में जो है फेस न्यूट्रल इधर से जाता है, आउटडोर से इंडोर जो है वो सारा चीज़ चेक होने के बाद जो है CP कमांड लाइन आता है। आने के बाद जो है ये यहाँ जो है ये स्कैनर PCB में जाता है। स्कैनर PCB में आने के बाद जो है फिर यहाँ जो है ये यहाँ जो है A2 पे जो है ये यहाँ से पावर सप्लाई देता है फेस। और न्यूट्रल जो है इसको जो है यहाँ से लूपिंग क्या हुआ जो है लूपिंग इसका जो है न्यूट्रल यहाँ से ये डायरेक्ट इसको न्यूट्रल कॉन्टैक्टर को मिल जाता है। और यही न्यूट्रल जो है यहाँ से करके इस क्रैंकेज हीटर में आ जाता है।
करेंट गैस हीटर जो है वो चालू रहता है। जब ये ऑफ कंडीशन में रहता है तभी जो है ये फेस पावर सप्लाई पास करता है। अभी जो है यहाँ पर ये ऑफ़ है, तो ऑफ़ जैसे ये ऑफ़ है तो यही फेस जो है ये यहाँ पर आकर के जो है ये पास कर रहा है। जैसे ये ऑफ़ है तो यही फेस जो है ये यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से ये करेंट गैस हीटर के लिए पास कर रहा है। क्योंकि ये जो है अभी NC है, ये जो है अभी क्लोज़ है, तो क्लोज़ के कंडीशन में जो ये फेस पावर सप्लाई ये पास करेगा। क्योंकि जो है ये ऑफ़ है, जैसे ये ऑन होगा तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ फेस पावर सप्लाई अभी जो है ये ऑफ़ कंडीशन में जो है फेस पावर सप्लाई जो है यहाँ से यहाँ ये चालू नहीं है। क्योंकि ये जो है ऑफ़ है कॉन्टैक्टर, इसीलिए जो है यहाँ से फेस पावर सप्लाई ये अभी जो है ये NO बन गया है। यहाँ पर ये दोनों जो है नॉर्मली ये जो है ये तीनों RYB 3 फेस जो है यहाँ पर नॉर्मली क्लोज है, इसीलिए फेस पावर सप्लाई नहीं कर रहा है। इसी जबकि यहाँ करेंट गैस हीटर में जो लूपिंग वायर रहता है वो इसको यहाँ जो है वो फेस पावर सप्लाई कर रहा है। यहाँ जो है वही इसका जो है NC पॉइंट पे जो है फेस पावर सप्लाई यहाँ से आउट हो रहा है। आउट होने के बाद जो है यहाँ से जो है इसका करेंट गैस हीटर में रेड वायर जो है यहाँ पर आकर के जो है ये रहा रेड वायर आकर के करेंट गैस हीटर में जो है यहाँ पर आकर के वो जॉइंट हो गया है यहाँ पर। और दोनों जो है यहाँ पर फेस ये ब्लू कलर का जो है न्यूट्रल वायर दोनों जो है यहाँ पर लूपिंग आकर के जो है ये इस तरह करके यहाँ से करेंट गैस हीटर को जो है वो चालू रखता है। जब ये ऑफ कंडीशन में होता है तो ये करेंट गैस हीटर ऑन रहता है। जब कॉन्टैक्टर ऑन रहता है तो करेंट गैस हीटर का फेस सप्लाई वो जो है वो क्लोज हो जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसका तो वही चीज़ जो है यहाँ पर ये पावर सप्लाई सेम टू सेम दिया गया है। या इसका वायरिंग डायग्राम इसका डाकिन टावर AC का है, तो उसका जो है यहाँ पर अब ये हम कर लिए। तो ये यहाँ जो है ये 7 एम्पियर का जो है ये है, मतलब ये फ्यूज़ लगा हुआ है। ये फ्यूज़ जो है यहाँ से R फेज़ लिया है, तो R फेज़ जो है ये यहाँ से ये इंडोर यूनिट में गया है। ताकि ये इंडोर आउटडोर यूनिट के बीच में अगर कुछ फॉल्ट आ जाता है तो पहले जो है ये फ्यूज़ जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। इंडोर आउटडोर जो किसी भी जो है वो सेफ्टी हो रह जाएगा, इसीलिए यहाँ जो है फ्यूज़ लगा। फ्यूज़ के बाद जो यहाँ से इस तरह करके जो है यहाँ से इस तरह करके वो इंडोर यूनिट में जो है ये लाइन यहाँ से फेस पावर सप्लाई यहाँ से चला गया है। और न्यूट्रल भी जो है ये यहाँ से वो लूपिंग करके ये यहाँ पर ले करके फेस पावर सप्लाई यहाँ से ये न्यूट्रल यहाँ से इंडोर यूनिट में चला गया है। ये ब्लू कलर का न्यूट्रल है और रेड कलर का जो है फेस पावर सप्लाई है। तो सिर्फ इंडोर यूनिट से जो है वो कमांड आता है फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई जाने के बाद। कमांड आने के बाद जो है यहाँ से इसको जो है ये स्कैनर PC में आता है। स्कैनर PC स्कैन करने के बाद जो है तभी यहाँ जो है आउट करता है। इस PC में जो है वो सारा यहाँ पर जो है ये रिले है, यही रिले द्वारा जो है ये फेस पावर सप्लाई जो है इसको जो है वो फॉरवर्ड होता है, तभी ये कॉन्डक्टर ऑन होता है। यहाँ पर जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर जो है ये कंडेंसर फैन मोटर को चलाने के लिए ये दिया गया है। ये सिंगल फेस पे चलता है कंडेंसर फैन मोटर। और यहाँ पर जो है इसका सारा चीज़ लिखा गया है कंडेंसर फैन मोटर का बेसिक जानकारी। तो बेसिक जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें इसका जो दिया गया यहाँ पर ये 220 वोल्ट AC पावर सप्लाई पे काम करता है सिंगल फेस पे। यहाँ पर जो लिखा गया इसका 10 माइक्रोफैरेड पे ये कैपेसिटर इसके में लगेगा। और ये जिसका रोटेशन जो है यहाँ पर तीर का निशान दिया गया है, इसका सारा चीज़ बता रहा है कि इसका रोटेशन किधर होगा और इसका RPM क्या है। तो सारा चीज़ इसके में जो है वो दिया जाता है, कितना वाट का है वो सारा चीज़ इसके में जो है वो दिया गया है। और बात कर ले फिर इसका जो है ये है मेरा, अब इसका जो है यहाँ पर बात कर ले वायरिंग डायग्राम का। यहाँ पर जो इसका फेस पावर सप्लाई तो आ गया RYB है न्यूट्रल, वही फेस जो है 3 फेस जो है यहाँ से जो है जब ये ऑन होता है इस तरह करके तभी जो है जब ये ऑन होता है तो तभी जो है यहाँ से जो है ये फेस पावर सप्लाई इसके में आता है। तो यहाँ से इन होता है तो यहाँ पर जो है RYB यहाँ जो है ये कंप्रेसर में जाता है। ये कंप्रेसर में गया है RYB, ये कंप्रेसर में गया है। रेड वाइट ब्लैक ये जो है ये कंप्रेसर के इस टर्मिनल पॉइंट पे चला गया है फेस, यहाँ से गया है। यहाँ पर जो है ये रहा फैन का जो मेरा होता है। तो फैन को जो है जैसे कंप्रेसर ऑन होगा तो कंडेंसर फैन मोटर भी जो एक ही बार में दोनों ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद जो है यहीं से जो है ये न्यूट्रल जो है ये फॉरवर्ड करता है। यहाँ से न्यूट्रल नहीं फेज़ ही, क्योंकि यहाँ फेज़ आ रहा है तो यहाँ पर फेज़ ही आएगा, क्योंकि ये 3 फेज़ का कॉन्ट्रैक्टर है तो यहाँ पर फेज़ ही आता है कॉन्ट्रैक्टर में। तो यही फेज़ जो है यहाँ से वो चला जाता है, वो यहाँ से इस तरह का वायर इस तरह करके ये यहाँ से जो है इसके में आ जाता है ये कंडेंसर
फैन मोटर में आ गया। ये कंडेंसर कॉइल इसका है, ये कंडेंसर फैन मोटर है ये वाला। और फिर जो है यहाँ से जैसे ही अभी इसका जो है एम्पियर वगैरह भी सारा चीज़ यहाँ से चेक होता है, तो यहाँ जो है वो यहीं से ये इसका जो है सारा यहाँ जो है जाता है। ये है यहाँ पर जो है ये इसका अभी एम्पियर हम भी चेक करना है। अगर एम्पियर चेक करना है तो एम्पियर चेक करने के लिए जो है यहाँ पर से इसको जो है इस तरह करके हम, ये रहा यहाँ पर इसका आर फेस में जो एम्पियर इसको चेक करना है इस तरह करके। तो अभी जो है ये ऑफ है, तो इसको हमको कैसे हमको ऑन करना है डायरेक्टली। मान ले ऑफ है तो ऑन करने के लिए जो है वो इस तरह करके हम अगर इसको कॉन्टैक्टर को अगर हम पुश करेंगे यहाँ से, ये कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर को अगर पुश करेंगे तो ये जो है ऑन हो जाएगा। तो अभी कॉन्टैक्टर को हम यहाँ से पुश कर दिए, ये जो है ऑन हो गया। तो ऑन होने के बाद जो एम्पियर यहाँ पर ले रहा है ये 9.2 एम्पियर ये ले रहा है, ये आउटडोर यूनिट। ये आर फेस, तो वाई फेस भी सेम ही लेगा, ज़्यादा यहाँ पर जो है डिफरेंट नहीं रहता है, सेम ही एम्पियर है। यानी कि 10 एम्पियर ये ले रहा है, 9.9 एम्पियर यानी कि 10 एम्पियर के आसपास में ये लेता है RYB 3 फेस में। ये जो है अभी ऑन है, ये जो है ये रनिंग कर रहा है यहाँ पर कंडेंसर फैन मोटर। इसको जो है टेस्ट करने के लिए हम सिर्फ इसको ऑन किए थे, अब इसको जो है ऑफ़ कर देते हैं। ये हम इसको ऑफ़ कर दिए कॉन्टैक्टर को। यहाँ जो है एम्पियर भी यहाँ पर जो है वो 0 बता रहा है, वो 0 आ जाएगा धीरे धीरे यहाँ पर। तो यही जो है यहाँ पर इसको ऑन करने का ये है। इसके में जो है कंडेंसर फैन मोटर जो इसका कैपेसिटर जो लगा हुआ है 10 माइक्रोफैराड का इसके में कैपेसिटर लगा हुआ है ये यूनिट में। इसका कंडेंसर फैन मोटर जो है कुछ ज़्यादा कैपेसिटी का रहता है स्प्लिट एसी से की तुलना में। ये 440 वोल्ट AC लिखा हुआ है, ये रनिंग कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं रहता है। तो रनिंग कैपेसिटर में ही 440 वोल्ट AC लिखा हुआ रहता है। और इसका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है यही सब है। और इसका बात कर लें यहाँ पर, इसका ये है मेरा यहाँ पर कंप्रेसर है। ये क्रैंकस हीटर को जो है 220 वोल्ट पावर सप्लाई पे ये वर्क करता है, क्योंकि ये जो है ऊपर में प्लास्टिक है, लेकिन अभी जो है जैसे यूनिट ऑफ है तो ये हीट है, इसको जो है इस तरह हीट करते हैं। यहाँ पर जो है इसको छूते देते हैं तो ये बहुत गर्म है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो इसका कुछ लिखा हुआ है ऑयल वगैरह, तो इसका जो है यहाँ पर ऑयल जो है यहाँ पर इसके में जो है पोलिस्टर ऑयल जो है इस कंप्रेसर में लगा हुआ है। यहाँ पर POE लिखा पोलिस्टर ऑयल। इसके में जो ऑयल कितना इसके में लगता है, यानी कि 1 लीटर से कुछ इसके में ज़्यादा ही इसके में ऑयल लगता है, पोलिस्टर ऑयल इसके में रहता है। इसके में एक कंप्रेसर जो है यहाँ पर ये कोपलैंड स्क्रॉल कंप्रेसर है। ये स्क्रॉल कंप्रेसर का जो है इसी तरह ये डिज़ाइन रहता है, स्क्रॉल कंप्रेसर है। ये रोटरी कंप्रेसर का जो इस तरह डिज़ाइनिंग नहीं रहता है, यह स्क्रॉल कंप्रेसर है। यहाँ जो ये इमर्सन ये क्लाइमेट टेक्नोलॉजी से ये बना गया है। ये इस कंपनी जिस कंपनी ने बनाया है, इमर्सन कंपनी का ये बनाया गया है। और ये जो है कोपलैंड स्क्रॉल का कंप्रेसर ये है। यहाँ पर जिसका दिया गया है ये कैपेसिटर जो इसके में जो है रन कैपेसिटर इसके में नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है 3 फेस कंप्रेसर में कभी भी कैपेसिटर नहीं लगता है, तो वही यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो फिर यहाँ पर दिया गया इसके में वोल्टेज, यहाँ पर ये जो है AC का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है AC पावर सप्लाई इसके में आएगा, DC पावर सप्लाई नहीं आएगा। ये 460 वोल्ट, 380 वोल्ट, 420 वोल्ट पे ये काम करता है। यहाँ जो फेज जो लिखा हुआ है 3 फेस, फ्रीक्वेंसी जो है 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ पे LRA जो दिया हुआ है ये 75 है, यानी कि 5.25 टन का ये कंप्रेसर है। अगर हम ये LRA से डिवाइड करेंगे इसको, 75 डिवाइड 12 -1 करेंगे तो 5.25 इसका LRA आ जाएगा इस कंप्रेसर का। और बात कर ले यहाँ पर जो है इसके में लिखा हुआ है ये यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है R410A यूज़ ओनली। इसके में गैस जो होगा रेफ्रिजरेंट, इसके में गैस यूज जो होगा R410A गैस इसके में यूज होगा, और कोई दूसरा गैस इसके में यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके स्टिकर में खुद लिखा गया है कि R410 गैस ही इसके में आप डाल सकते हैं, कोई दूसरा गैस इसके में नहीं डाल सकते हैं। तो यही इसका स्क्रॉल कंप्रेसर है कोपलैंड का, यहाँ पर लिखा गया है। इसका जो है यही है, इसका यहाँ जो है ये है एक्यूमुलेटर। ये जो है मोटा वाला जो है सक्शन लाइन है, इधर से जो है आ रहा है कि ये गैस इसके में आता है, इधर से आउट होकर के जो है ये सक्शन लाइन में है, जो है यहाँ से जाता है। ये रहा सक्शन लाइन इसका, यहाँ से जाता है ये
यहाँ पर जो है रेफ्रिजरेंट जो है वो सक करता है, ये सक्शन लाइन है, सक करता है। डिस्चार्ज लाइन जो है वो पतला होता है यहाँ से ये यहाँ जो है ये डिस्चार्ज सेंसर है। डिस्चार्ज लाइन में जो है डिस्चार्ज सेंसर इसलिए लगाया गया है ताकि जो है इसका टेम्परेचर को चेक करता है कि कॉपर ट्यूब के अंदर जो है टेम्परेचर अभी क्या है। अगर उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो है ये सेंसर जो है ये पीसीबी से जो है अटैच है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये जो है कंप्रेसर को जो है ये सीपी पावर सप्लाई जो है वो कट कर देगा कंडक्टर का, तो जब कंडक्टर कंप्रेसर जो है वो ऑफ हो जाता है। इसीलिए जो है सेफ्टी डिवाइस के लिए यहाँ पर लगा गया है। ये है यहाँ पर डिस्चार्ज सेंसर, ये इसको बोल सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये लगा गया है, ये है यहाँ से कभी कभी अगर सिस्टम में अगर मान लें कि अगर गैस जो है इंडोर, अगर हमारा आउटडोर यूनिट का सिर्फ जो है गैस लीक है तो इंडोर यूनिट पे यहाँ जो है वो लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद जो है अगर प्रेशर कभी अगर मान लें होल्ड करना है आउटडोर यूनिट में सिर्फ, तो यहाँ जो है वो नाइट्रोजन गैस यहाँ से इसको खोल करके यहाँ से हम प्रेशर गैस डाल करके जो है होल्ड करके लीकेज वगैरह चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये अलग से स्कीम जो है NRB वाले स्कीम दिया गया है। और इसका बात कर लें यहाँ पर जो है स्कीम जो है HP-LP स्विच भी यहाँ पर दिया गया है। HP-LP स्विच है यहाँ पर जो है, ये ब्लैक और दोनों वायर जो है LP स्विच है। जैसे यहाँ पर जो है ये वायरिंग डायग्राम में दिया गया है, ब्लू जो है HP स्विच है, ब्लैक जो है LP स्विच है। तो वही वायर जो है यहाँ पर HP-LP स्विच का काम क्या होता है, यहाँ पर जो फेज़ आया है ना, यहाँ पर फेज़ आया है वही फेज़ यहाँ से जो है इसको मिलना चाहिए। तो वही यहाँ से ये मान लें फेज़ आया, यहाँ से फेज़ आने के बाद जो है ये रहा HP स्विच। तो यही यहाँ से आने के बाद जो यहाँ जो है वो पास होना चाहिए। जो फेज़ इधर से आ रहा था वही फेज़ यहाँ से अगर इस PCB में अगर नहीं आएगा तो समझ लो कुछ इसके में दिक्कत है। अगर मेरा प्रेशर जो है, अगर मेरा प्रेशर लो हो जाएगा तो ये जो है यही फेज़ जो है यहाँ से इधर से फेज़ इस वायर से फेज़ जो है इस वायर में जो है वो पास नहीं करता है। तो उसी कारण जो है ये LP स्विच जो है वो एरर आ जाता है इंडोर यूनिट में। ये है HP स्विच। अगर जो है आउटडोर यूनिट में जो है इसका मान लें कि कंप्रेसर का अगर प्रेशर बढ़ जाता है ज़्यादा, तो ये HP स्विच जो है जो यहाँ से फेस पावर सप्लाई आ रहा है इस PCB से जो फेस पावर सप्लाई आ रहा है, तो यहाँ जो है वही फेस पावर सप्लाई जो है यहाँ से ये आगे नहीं करेगा। जब यहाँ से फेस पावर सप्लाई जब नहीं बढ़ेगा हाई प्रेशर जब इसके में आ जाएगा डिस्चार्ज लाइन में, तो यहाँ से फेस जो है यही फेस यहाँ से पास नहीं करेगा। तो जो है यहाँ से इसको इस PCB जो है इंडोर यूनिट के डिस्प्ले में जो है वहाँ पर HP स्विच का जो है एरर आ जाएगा कि जिसके में जो है वो इसका प्रेशर जो है हाई हो रहा है। तो प्रेशर हाई कब होता है, जब कंडेंसर कॉइल अगर चॉकिंग रहता है या कंडेंसर फेल मोटर नहीं चलता है, तभी जो है ये इसके अंदर का जो टेम्परेचर प्रेशर दोनों बढ़ता है ये कंप्रेसर का। और जब ये जो है यहाँ पर ये है LP स्विच ब्लैक कलर का LP स्विच जो है ये मोटे वाले लाइन में लगा हुआ है, सक्शन लाइन ये है। LP स्विच का जो है तभी होता है जब आउटडोर यूनिट जब चॉकिंग रहता है, तो वही जो है इसके अंदर जो है जो कंप्रेसर जो था यहाँ पर ये डिस्चार्ज लाइन है, ये जो है ना वो डिस्चार्ज करते गैस जो है वो रिटर्न जो है इसके सक्शन लाइन में गैस जो आता ही नहीं है घूर करके। कहीं मान लें अगर इसका कपलेट ट्यूब चौक है तो कपलेट ट्यूब अगर डस्ट उसके भरा हुआ है तो वो गैस जो है पास ही नहीं करेगा। पास जब नहीं करेगा तो वही गैस जो है इसके अंदर जो है वो ये आउटडोर यूनिट में ही फंसा हुआ रह जाता है। कंप्रेसर चल रहा है तो वही जो है यहाँ से ये LP स्विच जो है इसके अंदर जो है प्रेशर वो डाउन हो जाता है इस सक्शन लाइन में। तो वही पावर सप्लाई जो है जो यहाँ से फेस पावर सप्लाई आ रहा था, तो वही जो है यहाँ से फेस पावर सप्लाई ये पास नहीं करता है। नहीं पास करता है तो यहाँ से जो है ये PCB जो है इंडोर यूनिट को जो है वो LP स्विच का ये एरर दे देता है। तो यही होता है HP-LP स्विच का दोनों काम। और उसके बाद जो है यही सब पूरा काम होता है। ये जो है डाइकिन टावर AC का ये आउटडोर यूनिट है पूरा। ये आज हम पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको।